अस्तित्व बहुत रहस्यमयी है और आज हम उसी को समझेंगे। जब हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न को समझा था तब हमने प्रश्नों के प्रकारों को जाना था और उसमें क्या प्रश्न का उत्तर अक्सर परिभाषा से मिलता है। आज हम इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अस्तित्व को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अस्तित्व का अर्थ है संपूर्णता। जो कुछ भी है, जो कुछ भी था और जो कुछ भी कभी भी हो सकता है वह सब अस्तित्व है। संस्कृत में इसे ब्रह्म कहते हैं। जो प्रकट है, जो अप्रकट है, जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, यह सब अस्तित्व का ही हिस्सा है। इसे ऐसे समझें, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य यह सब अस्तित्व के भीतर है। भौतिक, मानसिक और पराभौतिक यह सब अस्तित्व का हिस्सा है। जीव जंतु, मानव, वनस्पति, देवता और सभी लोग ये सब अस्तित्व की सीमाओं में आते हैं। संस्कृत में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म है, वह सब अस्तित्व है। अस्तित्व वह संपूर्णता है जिसमें हर चीज समाहित है। कोई वस्तु अगर कल्पना है तो वह भी अस्तित्व में है, कोई वस्तु अगर अकल्पनीय है तो वह भी अस्तित्व में है। सत्य असत्य, अच्छा बुरा, प्रकाश अंधकार, माया और सत्य ये सब अस्तित्व के ही हिस्से हैं। अस्तित्व में ही सारे अनुभव हैं और उन अनुभवों का अनुभव करने वाला भी है। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अस्तित्व इन दोनों से भी परे है। अगर अनंत समानांतर ब्रह्मांड हैं तो वह भी अस्तित्व के ही भीतर है। अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है। अब सवाल आता है कि अस्तित्व क्यों है। क्यों प्रश्न में हम किसी वस्तु के पीछे के कारण को जानते हैं। उदाहरण के लिए आपने खाना क्यों खाया, तो इसका उत्तर यही होगा कि क्योंकि भूख लगी थी। तो क्या अस्तित्व का भी कोई कारण है? अगर अस्तित्व का कोई कारण होता तो वह संपूर्ण अस्तित्व एक प्रभाव बनकर रह जाता और हर प्रभाव का कारण उसके बाहर होता है। उदाहरण के लिए चाय बनाने का कारण चाय पीने का मन करना है, जो चाय से अलग है। किसी प्रोग्रामर का प्रोग्रामिंग करने का कारण प्रोग्राम से अलग है, लेकिन अस्तित्व के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। अगर हम पूछें कि यह अस्तित्व क्यों है तो तार्किक रूप से इसके कारण को भी अस्तित्व के बाहर कहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई चीज अस्तित्व के बाहर है तब तो उसका अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व संपूर्णता है, उसमें सब कुछ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए तर्क यह कहता है कि अस्तित्व का कोई कारण नहीं हो सकता। अस्तित्व स्वयंभू है, वो स्वयं से है, उसके होने का कोई उद्देश्य नहीं है, वह बस है। यह समझना जरूरी है कि अस्तित्व पर कारण और प्रभाव का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। और अगर हम कारण मान भी लें तो वह भी अस्तित्व के भीतर होना चाहिए, और अगर उसका कोई प्रभाव है तो वह भी अस्तित्व के ही भीतर है। अब आते हैं हम कैसे प्रश्न पर। जब हम कैसे प्रश्न पूछते हैं तो हम किसी घटना या चीज के होने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा सवाल है कि अस्तित्व कैसे है। अगर हम मान लें कि अस्तित्व किसी प्रक्रिया से बना है तो इसका मतलब यह होगा कि कोई कच्चा माल या रॉ मटेरियल पहले से मौजूद था, उस रॉ मटेरियल पर किसी प्रक्रिया के तहत काम किया गया और फिर अस्तित्व बन गया। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि अस्तित्व की परिभाषा ही यह कहती है कि वह संपूर्णता है। जो कुछ भी था, है या कभी होगा वह सब अस्तित्व में है। सत्य असत्य, अच्छा बुरा, कल्पना और जो कल्पना से भी परे है, ये सब अस्तित्व का ही हिस्सा है। अस्तित्व से बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए अगर कोई कहे कि अस्तित्व किसी प्रक्रिया से बना है तो उस प्रक्रिया को भी अस्तित्व के अंदर आना पड़ेगा, और अगर कोई रॉ मटेरियल था तो वो भी अस्तित्व का ही एक हिस्सा होगा, क्योंकि अस्तित्व से बाहर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, सारी प्रक्रिया हमेशा समय के भीतर होती है। पहले यह हुआ, फिर वह हुआ और अंत में कुछ और हुआ। यही तो प्रक्रिया है ना? लेकिन अस्तित्व तो समय से ही परे है।
समय स्वयं अस्तित्व के भीतर है। पूरा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यह सब अस्तित्व में समाहित है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्तित्व किसी भी तरह की प्रक्रिया से नहीं बना है। सारी प्रक्रियाएं अस्तित्व के भीतर हैं, लेकिन अस्तित्व किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि अस्तित्व की शुरुआत कब हुई। चलिए देखते हैं। अगर हम मान लें कि अस्तित्व की कभी शुरुआत हुई थी, तो इसका मतलब होगा कि उससे पहले अस्तित्व नहीं था, जिसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि समय अस्तित्व से पहले से था और समय ने अस्तित्व को उत्पन्न होते हुए देखा। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? अस्तित्व की परिभाषा कहती है कि वह संपूर्णता है। जो कुछ भी है, था या होगा, वो सब अस्तित्व में है। समय, काल और घटनाएं, सब कुछ अस्तित्व के भीतर है। अब क्योंकि समय अस्तित्व से बाहर नहीं है, इसलिए समय था लेकिन अस्तित्व उस समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि तर्क और बुद्धि यही कह रही है कि अस्तित्व के अंदर समय है, ना कि समय के अंदर अस्तित्व। तो इसका मतलब यह होता है कि समय अस्तित्व का हिस्सा है, इसलिए समय अस्तित्व से पहले नहीं हो सकता। अस्तित्व तो समय से भी परे है। समय अस्तित्व के भीतर प्रकट होता है, इसलिए अस्तित्व की कोई शुरुआत नहीं है। वह नित्य है, अर्थात हमेशा से था, है और रहेगा। अस्तित्व की कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन क्या अस्तित्व का अंत हो सकता है? अगर हम मान लें कि अस्तित्व का अंत हो सकता है, तो कोई व्यक्ति या वस्तु उसके प्रमाण के रूप में कहने वाला तो चाहिए ना, जो कह सके कि हाँ, अस्तित्व का अंत हो गया है। और इसी के साथ समय का अस्तित्व भी चाहिए, जो कि यह सिद्ध करे कि हाँ, समय अभी भी है लेकिन अस्तित्व खत्म हो गया है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब उत्पन्न, स्थित या नष्ट होती है, तो वो समय में होती है। हम सबके शरीर का जन्म एक समय में हुआ, हम सबके शरीर का जीवन एक समय में चल रहा है और एक समय में हम सबका शरीर नष्ट होगा। ऐसे ही अगर अस्तित्व का नाश हुआ, तो वह भी समय में होना चाहिए, यह सिद्ध करने के लिए कि हाँ, अस्तित्व नष्ट हो गया है। पर ऐसा पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि बुद्धि और तर्क के अनुसार अस्तित्व समय से परे है। जो कुछ भी था, है या होगा, वह अस्तित्व के भीतर है। सारा समय, सारी घटनाएं, यह सब अस्तित्व के अंदर आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अस्तित्व का अंत हो जाए और कोई वस्तु या व्यक्ति या कहने वाला बच जाए कि हाँ, अस्तित्व का अंत हो गया है और मैं इसका साक्षी हूँ। व्यक्ति और वस्तु की तो बात जाने दो, समय भी नहीं बचेगा यह कहने के लिए कि अस्तित्व नष्ट हो गया है लेकिन मैं बच गया, क्योंकि अस्तित्व उससे भी परे है। अस्तित्व वह चित्रपट है, वह कैनवास है जिस पर समय रूपी चित्र प्रकट होता है, और इसलिए अस्तित्व का ना तो आरंभ संभव है और ना ही अंत ही संभव है। यह पूरी तरह से शाश्वत है। अब एक और प्रश्न आता है कि अस्तित्व कहाँ है, इसका स्थान क्या है। अगर हम मान लें कि अस्तित्व का कोई एक स्थान है, तो इसका मतलब यह होगा कि उस स्थान के बाहर अस्तित्व की मौजूदगी नहीं है। लेकिन अस्तित्व की परिभाषा ही कहती है कि वह संपूर्णता है, वह सब कुछ है, वह हर जगह है। सारा समय और सारा स्थान अस्तित्व के भीतर है। अगर किसी स्थान को अस्तित्व के बाहर मान लिया जाए, तो उस स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि अस्तित्व के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे स्थान अस्तित्व के भीतर हैं। अस्तित्व सर्वव्यापी है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्तित्व किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है। स्कूल में, बैंक में, हॉस्पिटल में, दफ्तर में, घर में, देश में, विदेश में, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, समुद्र में, अंतरिक्ष में, लोक परलोक में और यहाँ तक कि अनंत समानांतर ब्रह्मांडों में भी जो कुछ भी है वह अस्तित्व के भीतर है। स्थान अस्तित्व में प्रकट होते हैं, लेकिन अस्तित्व स्थान में प्रकट नहीं होता। इसका सरलतम निष्कर्ष यह है कि अस्तित्व सर्वव्यापी है, वो हर जगह है और जो कुछ भी है वो उसी का हिस्सा है।
अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अस्तित्व कौन है। कौन का मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी की पहचान से जोड़ा जाता है, लेकिन अस्तित्व को एक व्यक्ति के रूप में देखना संभव नहीं है। अस्तित्व कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सभी व्यक्ति, सभी जीव, सभी चित्त अस्तित्व के भीतर आते हैं, लेकिन अस्तित्व स्वयं कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अस्तित्व वह संपूर्णता है जिसमें सब कुछ शामिल है। अनंत करोड़ समानांतर ब्रह्मांड से लेकर समय, स्थान, सत्य, असत्य, प्रकाश, अंधकार, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सब कुछ उसी के अंदर आता है। यहाँ तक कि हमारी कल्पनाएं और मान्यताएं भी अस्तित्व का ही हिस्सा है। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति अस्तित्व नहीं हो सकता, और अस्तित्व किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अस्तित्व किसी व्यक्ति की तरह कौन नहीं है, वो हर व्यक्ति है, हर वस्तु है, हर स्थान और हर समय का स्रोत है। वह संपूर्णता है जिसमें सब कुछ समाहित है। अब प्रश्न उठता है कि अस्तित्व कितने हैं? इसका सीधा सा उत्तर है एक। कोई पूछ सकता है केवल एक क्यों? अगर मान लिया जाए कि अस्तित्व एक से अधिक है, तो इसका मतलब यह होगा कि पहला अस्तित्व और दूसरा अस्तित्व दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला कुछ और बड़ा होना चाहिए जो इन दोनों को समाहित करे, और वह बड़ा अस्तित्व ही वास्तविक अस्तित्व कहलाएगा। अस्तित्व की परिभाषा के अनुसार अस्तित्व वह है जिसमें सब कुछ समाहित है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए अस्तित्व को दो हिस्सों में बांटना या दो अलग अलग अस्तित्व मानना तर्क, बुद्धि और प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है। अस्तित्व एक है, लेकिन यह बहुरूपों में प्रकट होता है। यह हमें अलग अलग नाम, रूप, वस्तुओं और प्राणियों के रूप में दिखता है, फिर भी वह सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा है। अब एक प्रश्न है कि क्या अस्तित्व सत्य है या माया? हमने पिछली वीडियो में सत्य और माया पर बहुत चर्चा की, तो यह अस्तित्व क्या है? क्या अस्तित्व सत्य है या यह भी केवल एक भ्रम है? अस्तित्व की परिभाषा के अनुसार वह सब कुछ है। सत्य और असत्य दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। अस्तित्व वह है जिसमें सब कुछ समाहित है, इसलिए अस्तित्व को केवल सत्य कहना या केवल असत्य कहना संभव नहीं है। वह एक साथ सत्य भी है और असत्य भी है, और इन दोनों से परे भी है। हमारी बेचारी बुद्धि, जो स्वयं अस्तित्व का एक बहुत छोटा सा अंश है, इसे पूरी तरह से समझने में सक्षम हो ही नहीं सकती। जैसे धूल का एक कण पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता, वैसे ही हमारी सीमित बुद्धि अस्तित्व की संपूर्णता को नहीं जान सकती। अस्तित्व बुद्धि के परे है, लेकिन इसका कुछ ज्ञान संभव है जो तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव से हमें मिल सकता है, और वह हमने आपको दिया। अब इसे सत्यापित अर्थात वेरीफाई करना तो आपका काम है। अस्तित्व के गुण क्या हैं? हमारा प्रत्यक्ष अनुभव यही कहता है कि अस्तित्व का कोई स्थायी गुण नहीं है, यह निर्गुण है। सभी गुण जो हमें दिखते हैं, जैसे सुंदरता, कुरूपता, प्रकाश, अंधकार, ये अस्तित्व के भीतर प्रकट होते हैं, लेकिन स्वयं अस्तित्व का कोई विशेष गुण नहीं है। इसी कारण अस्तित्व में अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि यह निर्गुण है। जैसे आपकी बंद टीवी स्क्रीन में कोई रूप, रंग या आकार नहीं बने होते, लेकिन चलती हुई टीवी स्क्रीन में अनंत संभावनाएं होती हैं। जैसे खाली सफेद कागज में कोई चित्र या अक्षर नहीं होता, लेकिन उसमें अनंत संभावनाएं हैं। उस पर कैसा भी कोई सा भी चित्र बनाया जा सकता है, उस पर किसी भी भाषा में कुछ भी लिखा जा सकता है। शून्यता में अनंत संभावनाएं होती हैं। ठीक वैसे ही अस्तित्व का तत्व भी शून्यता है, इसीलिए तो उसमें अनंत गुण समय समय पर प्रकट होते हुए दिखते हैं। कभी सुंदरता, कभी कुरूपता, कभी प्रकाश, कभी अंधकार, कभी सुख, कभी दुख, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी हानि, कभी लाभ। यह अनंत अनंत अलग अलग नाम, रूप, आकार और जीवन की विविधताएं, यह सारे गुण अस्तित्व में ही हैं, अस्तित्व के ही हैं, लेकिन उसकी असली पहचान नहीं है। उसका असली गुण सिर्फ शून्यता है, इसीलिए उसे निर्गुण भी कहते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि अस्तित्व संपूर्णता है, सब कुछ है, और फिर भी सिर्फ एक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है।
यह स्वयंभू है, इसका कोई कारण नहीं है, इसको बनाने का कोई कारण नहीं है, और अगर होता भी तो इसी के अंदर होता, इसे किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि अगर बनाने वाला होता भी तो इसी का एक हिस्सा होता। अस्तित्व समय और स्थान से परे है, यह नित्य है, समय और स्थान इसके भीतर है और यह सर्वव्यापी है। अस्तित्व कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, इसमें सभी व्यक्तित्व समाहित हैं, लेकिन स्वयं इसका कोई व्यक्तित्व नहीं। अस्तित्व सत्य और असत्य दोनों है, यह सत्य भी है और असत्य भी है और इन दोनों से परे भी है। अस्तित्व अज्ञेय है, इसे पूरी तरह से जानना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो स्वयं इसका हिस्सा है इसकी संपूर्णता को नहीं समझ सकती। हमारी सीमित बुद्धि का संपूर्ण अस्तित्व को पूरी तरह से ठीक ठीक जान बिल्कुल वैसे ही असंभव है जैसे पानी की एक बूंद का समुद्र को नाप लेना। आज के लिए इतना ही, आगे अगले भाग में। धन्यवाद।